जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है कोशिका यानी सेल। और जैसे कि आपको पता है, जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो सारे पेपर्स में, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब में सिमिलर होते हैं। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सेल्स के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होती है। दोस्तों, जो कोशिका होती है वो प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो हमारा कार्य के लिए सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की, वो सेल होती है यानी कोशिका होती है। और जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोशिकाओं को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक कोशिकीय और बहुकोशीय। और दोस्तों, इसी के बारे में हम कुछ और जानते हैं, जैसे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आप बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, तो आप बता सकते हैं कि 1665 में की थी। और सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक ने की थी। और दोस्तों, जो ल्यूवन हॉक है इन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी, तो आपको ये भी याद रखना है। और संसार में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप बता सकते हैं माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और दोस्तों, मानव के शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। तथा सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो अंडाणु होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। और दोस्तों, आपको मेनली याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वहाँ पे आपको अंडाणु लिख रहा है, परंतु सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो वहाँ पे आपको तंत्रिका तंत्र लिखना है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझना है। और इसमें से जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो कोशिका होती है इनको दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और इनमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित रहती है। यानी इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है वो अनुपस्थित रहता है। और जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है, यानी वो कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है। और जो कोशिका द्रव होता है उसमें राइबोसोम के कण भी उपस्थित होते हैं। परंतु यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिका अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम, इन सब की अनुपस्थिति होती है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो एक होती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहीं पे बात करें हम लोग यूकैरियोटिक। तो दोस्तों, जो यूकैरियोटिक होती है इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें झिल्ली नुमा कोशिका अंग पाए जाते हैं। अगर हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जस्ट अपोजिट होते हैं। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और इनमें अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो विषाणु और जीवाणु को छोड़कर जितने भी पादप और जंतु होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कोशिका द्रव एवं विभिन्न अंगों की। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कोशिका होती है वो दो टाइप की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो दोस्तों, हम लोग एक ही डायग्राम में पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम लोग एक ही में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है श्वसन की क्रिया को संपादित करना, यानी श्वसन की क्रिया को संपन्न करना। और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम नामक संरचना पाई जाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है, जो कि श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है। और दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। और जो ये ऊर्जा मुक्त होती है ये एटीपी के फॉर्म में होती है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी के फॉर्म में इसमें ऊर्जा रिलीज होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लवक की। और दोस्तों, जो लवक होता है वो सारे पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना इनमें भी पाए जाते हैं। और जो लवक होता है वो कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं।
और ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें हरित लवक। दोस्तों जो हरित लवक होता है वो पौधों को प्रकाश संश्लेषण में, भोजन बनाने में सहायक होता है। और दूसरा हम बात करें तो वर्णी लवक। दोस्तों जो वर्णी लवक होते हैं ये हरा रंग छोड़कर पौधे के अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे कि टमाटर का कच्चा होने पर हरा होना और पकने पर लाल, ये सारे कारण वर्णी लवक द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अवर्णी लवक। दोस्तों जो अवर्णी लवक होते हैं वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, यानी जिन पौधों के भागों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहाँ पे अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भूमिगत जड़, भूमिगत तने जैसे कि मक्का, आलू एवं गेहूँ, इन सब में अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम वर्णीय लवक में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आपको याद करना है, क्योंकि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, अक्सर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम। तो दोस्तों आपको ये चार्ट भी याद रखना है, जैसे कि सेब का लाल कलर जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथीन के कारण होता है, और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, जबकि हल्दी का जो रंग होता है पीला वो जेंथोफिल के कारण होता है। तो आपको ये पाँचों के पाँचों याद करने आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रद्रव्यीय जालिका बोला जाता है। दोस्तों जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है ये चपटी नलिका सदृश संरचना होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही, जो कि कोशिका का अंतः झिल्ली तंत्र बनाती है और ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। और दोस्तों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का रास्ता बनाती है। ये 2 प्रकार की होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्मूथ और रफ, यानी चिकनी और खुदरी। तो दोस्तों जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके शरीर पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, जिसके कारण ये चिकनी होती है और ये लिपिड एवं स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा रफ और ये रहा स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये खुदरी दिखाई देती है, जो कि प्रोटीन के संश्लेषण व स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोल्जी बॉडी, जिसे हिंदी में गोल्जी काय बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा गोल्जी बॉडी। ये पौधों में पाया जाता है तो इसको डिक्टियोसोम, और जंतुओं में पाया जाता है तो इसको गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का संग्रहण, स्त्रावण करना होता है, यानी इन सबको स्टोर एवं सीक्रेशन करना होता है। और गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये सारे राइबोसोम हैं। और राइबोसोम एकल यानी अलग अलग या फिर गुच्छे के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा चेन राइबोसोम्स की। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर पाए जाते हैं, जिसके कारण वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और सर्वप्रथम जॉर्ज पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हें पेलेडे कण भी कहा जाता है। और जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, और जो राइबोसोम का निर्माण होता है वो केंद्रिका में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम की। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा लाइसोसोम, और ये कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोल्जी बॉडी द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जितने भी कोशिका में टूटे फूटे अंग पाए जाते हैं उन सब का ये भक्षण कर लेती है, उन सब का पाचन कर लेती है। अगर इसको ऐसा लगता है कि कोशिका में क्षति हुई है तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है और उसका पाचन कर देती है, जिसके कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आई होप आपको लाइसोसोम का समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्फीरोसोम। दोस्तों जो स्फीरोसोम होता है ये पादपों में पाया जाता है, यानी पौधों में पाया जाता है, जो कि लाइसोसोम की तरह वर्क करता है और पौधों में पाया जाता है, इसके कारण इसे स्फीरोसोम कहा जाता है। और ये वसा का संश्लेषण और संग्रह भी करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की, यानी हिंदी में बात की जाए तो तारक काय एवं तारक केंद्रक की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रियोल, और ये सभी जंतु कोशिका एवं निम्न पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय 2 बेलन संरचनाओं तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रो बॉडीज़ की। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है पेरोक्सीसोम, दूसरा हो जाता है ग्लाइकोक्सीसोम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरोक्सीसोम को। ये पौधों में होने वाले प्रकाशीय श्वसन तथा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन को सहायक करती है, यानी उत्पादन में सहायता करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम की। तो यह मुख्यतः ग्लाइऑक्सीलेट चक्र में भाग लेता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैक्यूल की, यानी रसधानी की। तो कोशिका द्रव में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थ को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे रसधानी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। और जो रसधानी होती है एकल झिल्ली से घिरा होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है एवं उसे कठोर एवं सहारा प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट जो रसधानी होती है अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन का कार्य भी करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बाकी है जो कि केंद्रक है, यानी न्यूक्लियस है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो कि कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई थी। और ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया, जो केंद्रक होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, इसलिए इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। और जो केंद्रक होता है इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। और हम लोग केंद्रक को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में केंद्रक झिल्ली बोला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। ये रहा। यह एक दोहरी परत की एक झिल्ली होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है तथा इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव से पृथक रहता है। भारी झिल्ली अंतःप्रदेही जालिका द्वारा जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा केंद्रक झिल्ली का कार्य। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केंद्रक द्रव, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये रहा, जो कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतलर एवं पारदर्शी द्रव पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केंद्रिका की, जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार झिल्ली रहित संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहा जाता है। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। यह राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण स्थल है, यानी यहाँ पे आरएनए का संश्लेषण होता है। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक व उसका आकार भी बड़ा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चौथा है, हम बात करते हैं क्रोमेटिन जालिका, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क की, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो केंद्रक द्रव में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल संगठित व व्यवस्थित होकर मोटी छड़ें जैसी बन जाती है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए व प्रोटीन की बना होता है। तो यहाँ पे आपका सेल खत्म हो गया और हमने एक भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ा है। और दोस्तों गुणसूत्र के बारे में, यानी क्रोमोसोम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। उसमें हम लोग क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।